जरा सोचिए एक ऐसे दौर के बारे में जहां हर कविता में तलवारों की खनक सुनाई दे और वीरता की गूंज हो। हिंदी साहित्य में एक ऐसा ही महाकाव्य है खुमार रासों, जो हमें सीधे चित्तौड़ के उस गौरवशाली अतीत में ले जाता है। तो आज हम इसी महाकाव्य की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीर गाथा का एक परिचय लेंगे, फिर इसकी उत्पत्ति से जुड़े रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम कहानी के केंद्र में चलेंगे, इसकी काव्यात्मक खूबसूरती को महसूस करेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये रचना आज भी इतनी खास क्यों है। देखिए, जब भी हम हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर के वीर काव्यों की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो का नाम सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन उसी परंपरा का एक और बहुत मजबूत स्तंभ है खुमाण रासो, एक ऐसी रचना जो अपने आप में एक पूरी विरासत को समेटे हुए है। तो सवाल ये उठता है कि ये रासो साहित्य आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये भारतीय वीर काव्य की एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें कवियों ने राजपूत राजाओं के शौर्य, उनके पराक्रम और बलिदान की गाथाएं लिखी। और खुमाण रासो इसी शानदार परंपरा का एक बेहतरीन नमूना है। ये ग्रंथ सिर्फ एक कविता भर नहीं है, ये उस दौर के शौर्य का प्रतीक है और साथ ही मेवाड़ के शानदार इतिहास को जानने का एक बहुत ही जरूरी जरिया भी है। मतलब इसका महत्व दोहरा है, साहित्यिक भी और ऐतिहासिक भी। लेकिन जैसा कि अक्सर पुरानी और महान रचनाओं के साथ होता है, खुमाण रासो की कहानी भी एकदम सीधी साधी नहीं है। इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी उत्पत्ति से जुड़ा है। आखिर इसे लिखा किसने और कब? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। परंपरागत तौर पर तो यही माना जाता है कि इस महाकाव्य के रचयिता दलपति विजय थे, लेकिन असली बहस इसके लिखे जाने के समय को लेकर है, जिस पर विद्वानों की राय बिल्कुल बटी हुई है। और ये विवाद कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि सदियों का है। एक तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े विद्वान इसे नवीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं, जो राजा खुमाण द्वितीय के समय का है। वहीं दूसरी ओर आज के कई शोधकर्ता कहते हैं कि नहीं, इसमें तो महाराजा राज सिंह जैसे बाद के शासकों का भी जिक्र है, तो ये 17वीं शताब्दी की रचना होनी चाहिए। तो यहाँ दो अलग अलग नजरिए हमारे सामने आते हैं। पहला नजरिया कहता है कि हमें ग्रंथ के मूल नायक यानी राजा खुमाण द्वितीय और इसकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए, जो कहानी को नवीं शताब्दी में ले जाती है। दूसरा नजरिया उस कॉपी पर आधारित है जो आज हमारे पास मौजूद है, जिसमें बाद के राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिससे लगता है कि इसे बहुत बाद में संकलित किया गया। तो ज्यादातर विद्वान अब इस बात पर सहमत हैं कि शायद इसका मूल ढांचा तो 9वीं शताब्दी में ही तैयार हो गया था, लेकिन वक्त के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें नई कहानियां और नए नायकों के किस्से जुड़ते चले गए। ये एक तरह से एक जीवित महाकाव्य जैसा बन गया। चलिए अब इस ऐतिहासिक बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहानी के दिल में चलते हैं। राजा खुमाण के उन महान कामों को जानते हैं जिन्होंने इस महाकाव्य को जन्म दिया। इस रचना का आकार ही अपने आप में चौंकाने वाला है। लगभग 5000 छंद। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी कविता नहीं, बल्कि एक विशाल महाकाव्य है जो एक पूरे युग को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन छंदों में मेवाड़ के शासकों की एक लंबी वंशावली मिलती है, लेकिन कहानी का जो मुख्य केंद्र है वो है राजा खुमाण द्वितीय और बगदाद के खलीफा अल मामून के बीच हुए भयंकर युद्ध। पर यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये राजपूतों के त्याग, उनके शौर्य और उस दौर के रीति रिवाजों, शादियों और त्योहारों का एक जीता जागता दस्तावेज भी है। लेकिन खुमाण रासो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कविता भी है, और इसकी असली आत्मा बसती है इसकी भाषा में, इसकी साहित्यिक सुंदरता में। चलिए अब जरा इसकी काव्य कला की दुनिया में उतरते हैं। इस महाकाव्य की भाषा है डिंगल। डिंगल को आप राजस्थानी और हिंदी का एक ऐसा शक्तिशाली मिश्रण समझ सकते हैं जो खास तौर पर वीर रस की कविताओं के लिए ही बनी हो। इसी भाषा की वजह से कविता में वो जोश और वो ओज आता है। जाहिर है इस ग्रंथ की नस नस में वीर रस दौड़ता है। युद्ध और वीरता ही इसका आधार है, लेकिन कवि ने बड़ी ही खूबसूरती से इसमें श्रृंगार रस को भी मिलाया है। युद्ध के मैदान से दूर रानियों के विरह और प्रेम की भावनाओं का चित्रण भी उतना ही मर्मस्पर्शी है। कवि ने यहाँ शब्दों से एक जीती जागती दुनिया रचती है।
दोहा और सवैया जैसे छंदों से लेकर उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों तक हर काव्य उपकरण का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। और नतीजा ये है कि चाहे युद्ध की भयावहता हो या शहरों की सुंदरता, सब कुछ मानो आंखों के सामने चलने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद ये प्राचीन ग्रंथ आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसकी स्थायी विरासत आखिर है क्या? इसका महत्व एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर है। इतिहासकारों के लिए ये मेवाड़ के इतिहास में झांकने की एक खिड़की है। संस्कृति को समझने वालों के लिए ये राजस्थानी परंपराओं का आईना है, और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये रासो परंपरा को समझने की एक जरूरी चाबी है। खुमाण रासो को डिंगल साहित्य की गंगोत्री भी कहा जाता है। मतलब वो पवित्र स्रोत जहां से वीरता की अनगिनत काव्यधाराएं निकलीं और जिन्होंने आगे चलकर पूरे साहित्य को समृद्ध किया। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर खुमाण रासो न होता तो शायद डिंगल साहित्य का स्वरूप आज इतना विशाल और इतना प्रभावशाली नहीं होता। इसने आने वाली कई पीढ़ियों को अपनी मिट्टी के गौरव को लिखने की प्रेरणा दी। और हम आज की बात को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या खुमाण रासो सिर्फ एक प्राचीन कविता है, या ये एक पूरी संस्कृति की वो धड़कन है जो सदियों बाद आज भी हमारे बीच गूंज रही है?